अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज आपसे दो तीन अहम मामलात पर बात करेंगे। पहले तो आपको बताएंगे कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर किस तरह से हमला आवर होने का एक पूरा प्लान तैयार कर लिया गया हुकूमत की तरफ से, और किस तरह से अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी उन्हें दबाव में लाने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये प्लानिंग क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद आपसे ये भी बात करेंगे कि ये सब किया क्यों जा रहा है। उसकी वजह ये है कि 14 मई गुजर चुका। 14 मई गुजरने का मतलब ये है कि तौहीन अदालत हो चुकी, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला दिया गया था कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात होंगे, वो तो ना हुए। और हमने देखा कि उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं की गई। तमाम ही इदारों ने, तमाम ही जिम्मेदारान ने बाकायदा हाथ खड़े कर दिए और कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जायज और कन्विंसिंग किस्म का उज़र पेश किए बगैर सिर्फ हट धर्मी और जिद की बुनियाद पर ये इलेक्शन नहीं करवाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके अगेंस्ट क्या करने जा रही थी, जिसकी वजह से ये सारी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर दी गई है, इस पर भी बात होगी। और आपको बताएंगे कि इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ किस तरह से एक यकतरफा बयानिया बनाया जा रहा है और उसके क्या जुज़वियात हैं, उसके ऊपर भी आज के वीलॉग में बात करेंगे। तो सबसे पहले यही बात हो जाए जनाब कि जो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त टारगेट पर है, निशाने पर हैं, क्योंकि ये वो एक ताकतवर शख्स है कि जो इस वक्त ढाल बना हुआ है तकरीबन, आप कह सकते हैं, पीटीआई के लिए। इसलिए नहीं कि कोई पीटीआई की मोहब्बत में गिरफ्तार है या इमरान खान से कोई बहुत मुतासिर है, बल्कि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि वो तो सिर्फ अपने हुक्मनामे के ज़रिए, जो कि आइन के ऐन मुताबिक है, जो आइन से कतई भी मुतसादिम नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ उस पर अमल दरामद की बात कर रहा है। उससे किसी को भी फ़ायदा पहुँचे या नुकसान, इसका ताल्लुक उस बात से नहीं है। लेकिन इस वक्त ये शख्स खटक रहा है क्योंकि तमाम ताकतवर हल्के बशमूल हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि ये दीवार पर लिख रखा है कि अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा, अगर इलेक्शन हुए तो पीटीआई पंजाब में हुकूमत बना लेगी, और इस तरह से उनको कुचलने का जो प्लान है वो प्लान अमल पजीर नहीं हो सकेगा। अगर पीटीआई की पंजाब में हुकूमत बन गई तो जो उन्हें क्रश करना है, जो पीटीआई के खिलाफ तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयाँ, रियासत की पूरी ताकत उसके खिलाफ जो इस्तेमाल की जा रही है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इलेक्शन तो किसी सूरत होने ही नहीं देने, ताकि ना ही इलेक्शन हो, ना पीटीआई पावर में आए, और ना जो मंसूबा साजों के मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जा सके। तो ये है एक असल कहानी। और चीफ जस्टिस चूंकि इसके ऊपर बज़िद हैं कि इलेक्शन हो, तो फिर चीफ जस्टिस भी कैसे अच्छे लग सकते हैं, लिहाजा चीफ जस्टिस को फारिग करने के लिए एक प्लानिंग कर ली गई है। प्लानिंग ये की गई है कि जनाब एक तरफ तो बैरूनी तौर पर एक दबाव डाला जाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक धरना दिया गया, यानी आइन के मुताबिक तो ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, मुकन्ना हो, अदलिया हो, जुडिशरी, इस सब ने मिलकर, और पार्लियामेंट हो, इन सब ने मिलकर ताउन के साथ एक दूसरे के साथ चलना है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट यानी हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि बैठने भी वाली है, यानी धरना देने का प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐन सामने मौलाना फजल रहमान साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि पीर से उनका धरना शुरू होगा, और तमाम जमातें उसमें शिरकत के लिए भी ऐलान कर चुकी हैं, पीपल्स पार्टी एंड PMLN भी। और अब इन्होंने इसके लिए तमाम तरह अपने कारकुनान को मुल्क भर से मोबिलाइज करने की कोशिश भी की है कि जी वो भी इस धरने में शामिल हो जाएं, ताकि एक बड़ा क्राउड हम दिखा सकें। और उसके बाद फिर जो अंसारुल इस्लाम है, JUI के, वो डंडा बरदार और मुसल्ला और जो वो कहते हैं ना यूनिफॉर्म वाले बावर्दी किस्म के एक फ़ोर्स जो इन्होंने बनाई हुई है, वो फोर्स जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि तमाम सिक्योरिटी के भी इंतजाम देखेगी। तो ये क्या इस तरह की मिलिशिया बनाने की इजाज़त है आईने पाकिस्तान के तहत? इस पर कोई सवाल नहीं। आप तो कहते थे कि दफ़ा 144 नाफिज है और कोई एहतजाज नहीं हो सकता, कोई लोग जमा नहीं हो सकते। ये तो सुनाया जाता है ना, जब PTI
एहतजाज करने के लिए जाती है, तो फिर अब ये लोग किस हैसियत में, किस दफ़ा के तहत जो है यहाँ पर आके एहतजाज करने वाले हैं। अब नई कहानी सुनाई जा रही है कि नहीं जी, दफ़ा 144 नहीं, अब तो 245 नाफिज है, तो पुलिस जो है वो इसलिए आपको अलाउ भी कर देगी। आप देखिएगा कल सारी फैसिलिटेशन इन्हें मौजूद होगी कि ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हों, धरना भी दें और वहाँ पर एहतजाज भी करें और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सख्त किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल करें, चीफ जस्टिस को ज़ाती तौर पर नुकसान पहुँचाएं और निशाना बनाएं। तो ये सब आप कल होता हुआ देखेंगे। कोई कंटेनर नहीं आपको नजर आएगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं, कोई पकड़ धकड़ कुछ नजर नहीं आएगा। और उसके बाद फिर बाकायदा आपको नजर आएगा कि फैसिलिटेशन हो रही है, सहूलतकारी की जाएगी हुकूमत के इस धरने के लिए। तो ये है यहाँ पर इस वक्त मयार कि जब पीटीआई एक रैली निकालने लगे या एक जलसा करने लगे या कोई मुजाहरा करने लगे तो उसके साथ क्या सुलूक हो, और जब हुकूमती लोग अपने ही एक इदारे के खिलाफ ये सब करने लगे तो फिर वहाँ पर क्या सूरत होती है वो अब आप देख लीजिएगा। तो बहरहाल जनाब, ये पीटीआई वाले जो हैं ये दहशतगर्द हैं, अगर इनके हाथ में डंडे भी हैं तो ये दहशतगर्द हैं, लेकिन जेयूआई वाले अगर डंडे हैं और उनके ऊपर धारियाँ बनी हुई हैं काली और सफ़ेद तो फिर वो दहशतगर्द नहीं हैं, बल्कि ये डंडे तो जो हैं वो बड़े पाक साफ पवित्र किस्म के डंडे हैं और इनको आप उठा सकते हैं, इनके साथ आपका कोई मसला नहीं है, फिर आप दहशतगर्द नहीं हैं। और पीटीआई वाले अगर जीन्स और टी शर्ट में भी हैं या उन्होंने लाल और हरे रंग का एक मफलर डाला हुआ है तो वो दहशतगर्द हैं। लेकिन अगर ये लोग एक फोर्स की तरह बाकायदा बावर्दी हैं और इन्होंने डंडे पकड़े हों या जिस तरह के भी ये अहदो पैमान करके गार्ड ऑफ ऑनर भी देते हैं अपने जो अमीर हैं उनको, तो ये कोई मसला नहीं है, फिर भी ये दहशतगर्द नहीं होंगे, ये सिर्फ प्रोटेस्ट होंगे। मैं इस बात पे मुस्सिर नहीं हूँ कि इन्हें दहशतगर्द कहा जाए, लेकिन मैं इस बात पे ज़रूर मोतरज़ हूँ कि फिर इधर हमें दो मयार क्यों नज़र आते हैं। ये है असल मसला सारा कि जो इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। बहरहाल जनाब, अब ये सारे लोग जमा होंगे वहाँ पर। असल फोर्स तो जो है वो जेयूआई की है, क्योंकि इनके मदारिस हैं, मदारिस में बहुत से तलबा ज़ेर तालीम हैं, तो उनके इन्फ्लुएंस में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो जनाब इस चक्कर में यहाँ पर ये क्राउड तो एक जमा करेंगे और इसी वजह से जेयूआई फे को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग तो इसके लिए रेंट ए क्राउड भी टर्म यूज़ करते हैं। और बाकी जो इनकी आपको मालूम ही है कि इस वक्त ग्राउंड पर हैसियत है पॉपुलैरिटी की कि क्या पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी का वर्कर और वोटर सपोर्टर बगैर किसी बिरयानी की प्लेट या कोई दिहाड़ी दिए बगैर या किसी तरह भी उनको वहाँ पहुँचाने के बगैर उन्हें यहाँ पर एहतजाज के लिए लाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये इस वक्त इनकी वोट बैंक या सपोर्ट की हालत है आम तौर पर। तो बहरहाल जनाब, ये सारे मिल मिला के कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जमा कर लें। असल जो उसमें ताकत होगी वो जेयूआई फे की होगी, और फिर बाहर ये मंजर दिखाया जाएगा चीफ जस्टिस को और अंदर ये मंजर दिखाया जाएगा। उन्हें ये बताया जा रहा है, ये खबरें लीक की जा रही हैं कि जनाब पहले जो ये बात हो रही थी कि 8 जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस के साथ हैं और 8 जजेस की सपोर्ट चीफ जस्टिस के साथ है। अब ये बाकायदा आपने सुनी होंगी, खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जितना भी थोड़ा बहुत चल रहा है सोशल मीडिया, कि ये जनाब खबरें पहुंचाई जा रही है चीफ जस्टिस को कि आपके 2 मेंबर और जो जस्टिस काजी फायज ईसा वाला ग्रुप है उसमें शामिल हो गए हैं, आपको छोड़ चुके हैं। तो अब आप अकलियती चीफ जस्टिस रह गए हैं, आपके पास सिर्फ 6 जजेस की हिमायत रह गई है। तो पहली बात तो ये कि कोई जज चीफ जस्टिस बनता है अगर, तो उसको कोई वोटिंग के जरिए तो नहीं उसने बनना होता, वो अपनी टर्म पे बनता है। तो अगर वो 6 रह जाएं या 4 रह जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो अपनी जगह पर मौजूद हैं चीफ जस्टिस साहब और वो अपने उसमें हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो हैं। लेकिन बहरहाल उन्हें ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि अगर आपके खिलाफ हम कोई कार्रवाई करते हैं, मसलन अब ये क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कल कौमी असम्बली का भी इजलास है, पार्लियामेंट का भी, वफाकी कैबिनेट का भी, और अहम कानून साजियों की बातें की जा रही हैं। और इरफान कादिर साहब भी इससे पहले ये बात कर चुके हैं जी, एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए भी चीफ जस्टिस को हटाया जा सकता है। लेकिन ये किसी भी किस्म की कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर का कहानी डालें या कोई नई कानून साजी करके चीफ जस्टिस को हटाने की कोशिश करें, किसी भी सूरत में मामला फिर ज़ाहिर है चैलेंज हो जाता है और फिर अदलिया की ही कोर्ट में बात जाती है। तो चीफ जस्टिस को ये मैसेज दिया जा रहा है कि चूंकि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो अगर इस सूरत में हुकूमत आपके खिलाफ कोई भी ऐसी कानूनी या गैर कानूनी कार्रवाई करती है तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप उस चीज़ को डिफेंड कर सकें या फेस कर सकें या उसको में सर्वाइव कर सकें। तो लिहाजा आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और बाकायदा ये एक प्लानिंग के तहत उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो रिज़ाइन कर दें और इस सारे मामले से ख़ुद को अलग कर दें। तो ये अब ये बेसिकली सारी प्लानिंग है। चीफ जस्टिस साहब इसमें कितना सस्टेन कर पाते हैं ये अब आने वाला वक्त बताएगा, और क्या वो अगले दिन जो उन्होंने ये कार्रवाई करनी है 14 मई के इलेक्शन ना होने के ऊपर, उसमें वो बता देंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो खड़े हुए हैं
या वो फिर खौफजदा हो गए, ये पता चल जाएगा। अगर वो पीछे हट जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते और खामोशी से अपनी राह लेते हैं तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी उनसे। लेकिन अगर वो कार्रवाई करने का इंदिया देते हैं तो फिर उससे ये साबित हो जाएगा कि ये चढ़ाई और करेंगे और फिर कोशिश ये की जाएगी कि चीफ जस्टिस साहब खुद ही इस्तीफा दे दें, ताकि आगे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का मामला है या और जो तरीके हैं उनको चैलेंज करके लंबाई में बात जाएगी। तो इनकी कोशिश ये कि उनको प्रेशराइज करके जो है वो एक इस तरीके से उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। तो ये सारी प्लानिंग है जी इस वक्त हो रही है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि वो इस वक्त खड़े हुए हैं कि इलेक्शन कराओ। 14 मई के इलेक्शन होने थे, नहीं हुए, उसकी वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। अगरचे ये झूठ छाट बोलते रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बड़े मसलों का शिकार रहे हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने देखा है कि टर्किया में क्या हुआ। 14 मई को वहाँ पर भी इलेक्शन हुआ है, इस लिहाज से 14 मई बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पर सदी का सबसे बड़ा जल्जला आया था, सदी का सबसे बड़ा जल्जला आया, इतना ज्यादा जानी नुकसान हुआ, 50,000 बंदा मर गया और उसके बाद जो माली नुकसान हुआ वो भी बिलियंस में है। और उसके बावजूद भी वहां पर मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन हुए, उन्होंने कोई डिले नहीं किया कि नहीं जी हम नहीं करा सकते, हमारे हालात ऐसे नहीं है। अभी उन्हें बिलियन रुपए और चाहिए अपनी बहाली के लिए जो उन्होंने नुकसान हुआ है, और वो तो अभी दूसरे मुल्कों को भी देख रहे हैं कि वो उनकी हेल्प आउट करें। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो जमहूरी प्रोसेस है उसको रोका नहीं है। उन्होंने कोई बहानेबाजियां नहीं की कि हमने नहीं इलेक्शन कराना जी, हम कहीं हार ना जाएं या जीत नहीं जाएं। तो अभी कहा यही जा रहा है कि तैयब उर्दवान वहां पर जीत सकते हैं दोबारा, लेकिन बहरहाल एक क्लोज कंपटीशन उसका है, उसके ऊपर मैं आगे चल के बात भी करूंगी। लेकिन ये है कि वहाँ पर इलेक्शन हुए। ईरान में भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर आप देखें कितनी लंबी तवील जंग हुई है, लेकिन इस दौरान 3 इलेक्शंस वहाँ पर जंग के दौरान हुए। पाबंदियों का उन्हें सामना रहा, पैसों की किल्लत रही, जिस तरह के भी हालात रहे, जंगी हालात रहे, फिर भी उन्होंने 3 इलेक्शन कराए अपने मुल्क में। हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो वजह यह कि ये सिर्फ झूठे बहाने थे, इनके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं था। अब आपको हर जगह पीटीआई को पकड़ने के लिए, उनके कारकुनों को मारने के लिए आपको हर जगह फोर्सेस नजर आती है, पुलिस भी नजर आती है, सब कुछ नजर आता है, पैसे भी नजर आते हैं। लेकिन बात आए इलेक्शन कराने की तो ना आपके पास फोर्स अवेलेबल है, ना आपके पास पैसे अवेलेबल है, क्योंकि आपके पास नीयत अवेलेबल नहीं है। तो ये है जी बुनियादी वजह जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन अगेन जो सारा बर्डन है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंधों पर है कि वो इस हुक्म अदूली के खिलाफ आखिर करते क्या हैं। अब आ जाते हैं जनाब कि ये आज का जो सारा मामला है इसमें हम देख रहे हैं कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। ये पिछले एक पूरे साल में हमने देखा है कि पीटीआई के अगेंस्ट कोई नैरेटिव, हमें काउंटर नैरेटिव नहीं मिला और पूरी कोशिश कर ली, सरतोड़ कोशिश कर ली पीएमएलएन ने खास तौर पर कि हमें कोई नैरेटिव मिल जाए। कभी ये कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, कभी कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका कोई भी नैरेटिव कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि वो सारे नैरेटिव एक प्लास्टिक के नैरेटिव थे जिनको बाकायदा फैब्रिकेटेड बनाया जा रहा था, बाकायदा समझ के। तो ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। नैरेटिव आपके हालातों वाकयात के मुताबिक खुद ब खुद बनता है और उसको फिर उसी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हालातों वाकयात के मुताबिक बनाना भी पड़ता है। ये नहीं होता कि आप बात कर रहे हैं कि मैं मजलूम हूं लेकिन शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर कोई नहीं मानता। यही सूरत हाल पीएमएलएन के साथ रही। अब इन्होंने ये सोचा कि अपना नैरेटिव तो बन नहीं रहा, तो यूं करते हैं कि पीटीआई के अगेंस्ट एक नैरेटिव बना लेते हैं। यानी आप ये तो साबित नहीं कर सकते कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो चलो ये साबित करते हैं कि दूसरा बहुत बुरा है। और उसके लिए इन्हें मौका मिल गया। ये जो 9 मई के वाकयात हैं, मुझे नहीं मालूम है पीटीआई के वर्कर्स उसमें शामिल थे या नहीं थे, लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक वाकयात थे। इसमें जितना नुकसान हुआ वो भी कंडेमेबल है, लेकिन उसके बाद इसको यूज़ कैसे किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि इस सारे वाकयात को बगैर तहकीकात के इस्तेमाल किया जा रहा है पीटीआई के अगेंस्ट, ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि ये सारा कुछ पीटीआई के लोगों ने किया, इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप के कहने के ऊपर किया, और इसलिए पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है, फाशिस्ट जमात है, इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, और ये मुल्क दुश्मन जमात है। और ये सारा एक नैरेटिव जो है यकतरफा तौर पर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं यकतरफा क्यों कह रही हूँ? यकतरफा इसलिए कह रही हूँ कि इसका जवाब देने के लिए, इसकी वजाहत देने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए तो हमें दूसरा मौक़िफ़ यानी पीटीआई का मौक़िफ़ तो सुनने को मिल ही नहीं रहा। वो मौक़िफ़ आपको कैसे मिलता था कि जब इमरान खान आके बताएगा कि भाई मैं इसमें शामिल था, नहीं था। जब फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर वगैरह 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 कोई आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएंगे कि भाई हम ये इस पर राय रखते हैं, ये हमारी डिमांड है। या तीसरी तरीका ये होता था कि सोशल मीडिया पर ये लोग अपना नैरेटिव रख देते थे। पीटीआई के जितने भी वोटर सपोर्टर सोशल मीडिया विंग है वहाँ पर आके वो चीज़ें एक्सपोज कर देते थे। जो भी कोई मार्केट में नैरेटिव आता था वो उड़ा के रख देते थे कि ये उसका तिया पांचा पूरा उधेड़ के रख देते थे। सही करते थे, गलत करते थे, वो एक अलग बहस है, बात है। लेकिन उनका जो एक मैं आपको बता रही हूँ कि होता क्या था। अब इन्होंने क्या किया,
इन्होंने किया ये कि लीडरशिप को वैसे पकड़ के बंद कर दिया ताकि वो आके टीवी पे बता ना सकें। इमरान खान का जो खिताब है वो चलाने ही नहीं देंगे, उस पर पाबंदी है, वो नहीं आ सकता सामने, उनका मौक़िफ़ भी नहीं आएगा। और जो तीसरा काम था कि सोशल मीडिया पर वो जो दिया पांचा कर देते थे आने वाले नैरेटिव का, वो सोशल मीडिया बंद कर दो, लिहाजा नेट बंद है, ट्विटर चल नहीं रहा, बहुत 2G वाला जो नेट है बस वो चल रहा है कि व्हाट्सएप चल जाए। तो ये वाली सूरत हाल करके सोशल मीडिया को भी इस तरह से इन्होंने कंटेन कर लिया। तो अब जो नैरेटिव आने के, जो उनकी तरफ से मौक़िफ़ आने के 2-3 रास्ते थे वो सारे बंद कर दिए और अब यकतरफा तौर पर नैरेटिव बनाया जा रहा है तमाम मेन स्ट्रीम चैनल पर हुकूमत की जानिब से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 दिन से मैं देख रही हूँ रोज़ 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और मौजू एक ही होता है, फुटेज चलाई जाते हैं और ये जी पीटीआई ने किया, ये पीटीआई ने किया, ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है। और आज राना सनाउल्लाह ने बाकायदा दिल की बात कर दी कि जी लगता है पाबंदी इनके ऊपर जो है वो इसका वाहिद हल है पीटीआई से जान छुड़ाने का। और साथ में कह रहे हैं कि जनाब वोट आउट करें इन्हें, वोट की ताकत से माइनस करेंगे अवाम। तो भाई करेंगे ना माइनस, पहले वोट तो करवाएं, इलेक्शन तो करवाएं, फिर पता चलेगा कि कौन किसको माइनस कर रहा है। ये एक तरीकाकार इस दफ़ा अपनाया गया है कि अपना तो नैरेटिव है नहीं, लिहाजा ये नैरेटिव बनाओ कि ये बहुत बुरे हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा हो, जो इनके लॉन्च लोग हों, वफाकी हुकूमत के लोग हों, उलमा और मशाइख हों, वो सरदार इलियास तनवीर साहब आपने आपको एक वो तोता नज़र आ रहा है जो रटा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। तो ये सारा कुछ जो है वो एक हमें नज़र आ रहा है कि एक प्री प्लान तरीके से सबको जो है वो सामने लाया जा रहा है एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। क्या ये नैरेटिव कामयाब होगा? जैसे पहले इनका एक हमने देखा हर नैरेटिव पिट गया बिल्कुल, और बिल्कुल भी अवाम ने इनकी तरफ कान नहीं धरा, बल्कि उल्टा इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ। तो क्या ये इनकी जो सारी सोची समझी प्लानिंग है इस दफ़ा, ये दो तरफा प्लानिंग है, एक तरफ चीफ जस्टिस को अटैक करना और दूसरी तरफ इस तरह से इनके नैरेटिव को आउट करना ताकि बिल्कुल इसको आइसोलेट करके जो है वो अपनी कार्रवाई डाली जाए। तो ये बुनियादी तौर पर इस वक्त प्लानिंग जो है हुकूमत की नज़र आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह कि ये सारी हमें चीज़ें उस वक्त होती नज़र आ रही हैं 14 मई को, और ये डे इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये मिसाक जमहूरियत का दिन था, यानी जब मोहतरमा ने और नवाज शरीफ साहब ने मिसाक जमहूरियत पर साइन किए थे, जिसमें इन्होंने ये तय किया था कि हम आइंदा कभी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ना ही कोई हुकूमत गिराएंगे ना कोई हुकूमत बनाएंगे। ये पहले 90s में ही करते थे ना, बार बार, कभी नवाज शरीफ उनके साथ मिलके बेनज़ीर की हुकूमत गिराते थे, कभी बेनज़ीर उनके साथ मिलके नवाज शरीफ की हुकूमत गिराते थे। अब इन्होंने ये तय किया जी हमने बड़ी मार खा ली, लिहाजा हम तय कर लेते हैं। 2006 में इन्होंने ये लंदन में साइन किया था। सारी उसके बाद सब लोग ये सोच रहे थे कि मैच्योर हो गए, अब ये शायद समझ गए, अब शायद पाकिस्तान में जमहूरियत परवान चढ़ेगी क्योंकि सियासतदानों ने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है। लेकिन ये सारे सिर्फ ख्वाब साबित हुए, ये सारी बातें सिर्फ झूठ साबित हुई, क्योंकि उसके बाद दोनों ने मिलकर, वही दो जमातें जिन्होंने साइन किए थे, उन दोनों ने मिलकर यही काम किया, इमरान खान के खिलाफ और उनकी हुकूमत को गिराया। और इसी मिसाक जमहूरियत में इन्होंने जो बातें की थी कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वही काम किया इन्होंने। जो जो बातें की थी उसमें सारी इन्होंने मिलकर वो काम किए। और 14 मई का जो दिन है, उसी दिन जिस दिन ये बात ये कर रहे थे कि जी हम इलेक्शन करवाएंगे, हर चीज़ होगी, मुद्दत पूरी होगी, उसी दिन जब ड्यू डेट है उसी दिन ये आकर ये आइन शिकनी भी कर रहे हैं। तो ये है बेसिकली इन लोगों की एक मुनाफकत की दास्तान कि जिसमें आपको नज़र आता है कि ये कह के क्या गए थे, क्या इन्होंने साइन किए थे और उन्हीं की धज्जियाँ कैसे इन्होंने उड़ाई। तो ये है सारी कहानी इस वक्त। लेकिन देखते हैं जी आने वाले दिनों में अपने इनके प्लान्स हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के प्लान्स कुछ और होते हैं। देखते हैं कि अल्लाह का प्लान क्या है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।